अब जब मैंने आपको ये पूरी बात समझा दी कि क्या ट्रंप सोच रहे हैं और जो उन्होंने ऐलान किया है, तो आज पाकिस्तान का रोल जो है वो और बढ़ गया है। पाकिस्तान मीडिएटर तो है ही, उसका अब काम ज़्यादा हो गया है। और यही कारण है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान की हाई पावर्ड 21 मेंबर की टीम, जिसमें उनके सीनियर लीडर खालिबाफ, अब्बास अरागची भी शामिल हैं, ये सब जा रहे हैं पाकिस्तान। अमरीकी जो हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इसका क्या मतलब है। तो ये सब बातें प्रेसिडेंट ट्रंप को बताई जा रही होंगी और ये भी बताया जा रहा होगा कि इस एग्रीमेंट के अंदर आज 3 मुल्क हैं, कुवैत है, उसके बाद कतर है लाइन में खड़ा हुआ, वो भी इसको शामिल ज्वाइन करना चाहता है। टर्की कोशिश कर रहा है कि इजिप्ट भी इसके अंदर शामिल हो जाए। वो ये है कि जो यूएई है, जो अभी तक बिल्कुल अलग थलग था, अपना लगा हुआ था, क्योंकि उसका अब्राहम अकॉर्ड है इसराइल के साथ। यूएई की इन्वेस्टमेंट से इतनी इसराइल के अंदर नज़दीक है, इसराइल के नज़दीक है वाशिंगटन के, सोच रहा था कि मैं इन सबसे अलग जो है काम कर सकता हूँ, मुझे ईरान से कुछ लेना देना नहीं है। वो भी अब लाइन पे आ रहा है, जैसे कि मुझे बताया गया। तो कहने का मतलब ये है, वो ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब मेरे खिलाफ है और इसको मैं जल्दी से जल्दी रोकूँ। इसका मतलब मैं हरमोज़ खोलूँ जल्दी से जल्दी और मैं यहाँ से अगला स्टेप अपना सोचूँ फिर। तो आज पाकिस्तान का रोल जो है वो और बढ़ गया है। पाकिस्तान मीडिएटर तो है ही, उसका अब काम ज़्यादा हो गया है। और यही कारण है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान की हाई पावर्ड 21 मेंबर की टीम, जिसमें उनके सीनियर लीडर खालिबाफ, अब्बास अरागची भी शामिल हैं, ये सब जा रहे हैं पाकिस्तान। क्यों जा रहे हैं? बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इकलौते पर्सन हैं, इकलौते हैं जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या सोच है, क्या तैयारी है, कि किस तरीके से आप जो बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, उससे क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो खुद हैं एडवाइजर्स, पीट हेग्सेथ जैसे, उनको तो लड़ाई भी समझ में नहीं आती और सारे के सारे जिसको हम बोलते हैं येस मैन, हाँ मतलब बॉस की बात को हाँ कर दी, उस टाइप के तो लोग वहाँ भरे पड़े हैं। तो कौन बताएगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आपके पास एक ही रास्ता है और वो ये है, आप आराम से आइए और बात करिए ईरानियंस के साथ, और जो आपने एमओयू साइन करा है उसको आप मुकम्मल करवाइए, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करिए। तो आज पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, हमें समझना है पाकिस्तान जिसके पास पूरी सपोर्ट है चाइना की, जिसके पास सपोर्ट है रशिया की, इकलौता मुल्क है जो ये थ्रेट दी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि मैं हरमोज़ को अपनी टेरिटरी ऐलान कर दूंगा। उसका क्या मतलब है, वो उसको सुलझा के मामले को ठंडा करके उसको जो है एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है दुनिया के लिए, उसको पाकिस्तान काफ़ी मदद कर सकता है। तो 8 अगस्त को जो हुआ है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें हम जानते हैं 3 मुल्क हैं, पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, इसको बिल्कुल कोशिश नहीं करी गई है अमेरिका में समझने की। अमेरिका के जो एनालिस्ट हैं वो अभी भी लगे हुए हैं कि इसकी में जो लिखा है अटैक ऑन वन, अगर एक पे अटैक होगा तो तीनों उसमें लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, जो कि नेटो में होता है आर्टिकल 5 में, ये वही बन रहा है। वो नहीं है। मैं समझा चुका हूँ अपने हिंदी के वीडियो में, ये जो जॉइंट जो अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंडर है, वो नेटो नहीं है, वो अलग चीज़ है वो। पर अमरीकी जो हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इसका क्या मतलब है। तो ये सब बातें प्रेसिडेंट ट्रंप को बताई जा रही होंगी और ये भी बताया जा रहा होगा कि इस एग्रीमेंट के अंदर आज 3 मुल्क हैं, कुवैत है, उसके बाद कतर है लाइन में खड़ा हुआ, वो भी इसको शामिल ज्वाइन करना चाहता है। टर्की कोशिश कर रहा है कि इजिप्ट भी इसके अंदर शामिल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, वो ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब मेरे खिलाफ है और इसको मैं जल्दी से जल्दी रोकूँ। इसका मतलब मैं हरमोज़ खोलूँ जल्दी से जल्दी और मैं यहाँ से अगला स्टेप अपना सोचूँ फिर। ये भी एक खतरा दिख रहा है। अगली बात बताता हूँ, 9th बात। आज मैं एक अमेरिका का चैनल है ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, उस पर था, तो उनके होस्ट ने मुझे बताया
कि जो प्रिंस सलमान हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने फिर से बात करी है प्रेसिडेंट ट्रंप से और कहा है कि आप इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाइए बिल्कुल। और उसका कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिएगा जो सऊदीज है वो कोशिश में लगे हुए थे कि हम दोनों जगह अपना पैर रखे लटका अटा के। अमेरिका से भी दोस्ती करी हुई है और चाइना और ब्रिक्स के मेंबर भी हैं। तो अब क्या हुआ है, याद करिएगा कि नवंबर 2025 में प्रिंस सलमान गए थे व्हाइट हाउस में, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप भी खड़े थे। वहां पर यह अनाउंसमेंट करी प्रिंस सलमान ने कि जो सऊदीज हैं वो $600 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह टिप्पणी करी थी कि भाई 600 की जगह आप 1 ट्रिलियन कर दो। और हम जानते हैं कि अमेरिका की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया में, और ये वो भाषा है पैसे की, डील्स की, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को समझ में आती है। तो सऊदी प्रिंस ने यही बताया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि इस सब पे खतरा है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, आपकी जो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे भी खतरा है। तो वो उनको बात समझ में आ रही है। तो वो ये एक बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है। और वो ये भी समझ रहे होंगे कि सऊदी जो है वो इसमें जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में भी शामिल है। फिर एक और जो बात पता चली वो ये है कि जो यूएई है, जो अभी तक बिल्कुल अलग थलग था, अपना लगा हुआ था, क्योंकि उसका अब्राहम अकॉर्ड है इजराइल के साथ। यूएई की इन्वेस्टमेंट से इतनी इजराइल के अंदर नज़दीक है, इजराइल के नज़दीक है वाशिंगटन के, सोच रहा था कि मैं इन सबसे अलग जो है काम कर सकता हूँ, मुझे ईरान से कुछ लेना देना नहीं है। वो भी अब लाइन पे आ रहा है। जैसे कि मुझे बताया गया, ये जो होस्ट हैं ट्रांजिशन प्रोटोकॉल के, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए बहुत सारे हवाई जहाज गए हैं, सरकारी हवाई जहाज यूएई के, कोई $3 बिलियन कैश लेकर तेहरान गए हैं ईरान को देने। करीबन 2 टन गोल्ड है वो जाके ईरान को दिया है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ अपने रिश्ते जो है सुधारना चाहते हैं। ये बात है क्योंकि उनकी समझ में आ रहा है कि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा स्टेप है रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो बनाया जा रहा है। जब अमेरिकी फौजें यहाँ से चली जाएंगी वेस्ट एशिया में तो वो उसकी जगह आएगा। और 10वां कारण देखिएगा कि जब अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे दफ्तर में, याद करिएगा, तब उन्होंने कहा था कि खतरा बढ़ गया है अमेरिका को, जो सही बात है। रशिया और चाइनीज़ मिसाइल्स का नई टाइप की मिसाइल्स है, तो हम एक अपना जो है एंटी मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं जिसको गोल्डन डोम बोलते हैं, जिसमें $1.5 ट्रिलियन लगेंगे पेंटागन के, और जिसमें ज़्यादा काम जो होगा वो स्पेस का होगा, जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं। अब जो उनके 4 स्टार कमांडर है स्पेस फोर्स के अमेरिका के, वो बयान दे रहे हैं कि हमारे को तो फंडिंग ही नहीं मिली, काम कैसे होगा इसके ऊपर गोल्डन डोम पे, क्योंकि वो सारी फंडिंग तो इस लड़ाई में लग रही है वेस्ट एशिया की। तो ये 10 मसले तो हैं ही जो उनको परेशान कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसके अलावा बड़ी परेशानी ईरान से आ रही है। ईरान ने जो अपनी शर्तें हैं हरमुज़ को खोलने की वो और सख्त कर दी हैं। वो कह रहे हैं हम तभी खोलेंगे, पहले तो आप ये अपना नेवल ब्लॉकेड हटाइए, हमारे ऊपर से सारे सैंक्शंस हटाइए, जिससे कि ईरान जो है फ़ौरन अपना तेल, अपना गैस, अपने पेट्रोकेमिकल्स वो दुनिया में बेच सके। अपनी फ़ौजों को वेस्ट एशिया से निकालिए। हमारे जो आपने दबा के चोरी करके जो एसेट्स रखे हुए हैं करीबन $12 बिलियन के, उसको आप रिलीज़ करिए। उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि जो लड़ाई इजराइल कर रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, और जो कर रहा है गाज़ा में हमास के खिलाफ, उसको बंद करवाइए, जो नहीं करवा सकते प्रेसिडेंट ट्रंप। नेतन्याहू सुनता ही नहीं उनकी बात। और फिर वो कह रहे हैं कि जितना हमारा आपने नुकसान किया है लड़ाई में करीबन $300 बिलियन, उसको आप भरिएगा, उसके बाद हम खोलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। हम नहीं खोलते। और उसके साथ साथ क्या हुआ है, खबर भी और आ गई है ईरान के अंदर से। खबर आई है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खमेनी, वो अपने टॉप कमांडर से मिले हैं। मिलिट्री के जो सीनियर कमांडर्स हैं उनको चेंज किया गया है। अब जो सेक्रेटरी हैं उनके सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको बनाया गया है, जिनका नाम है जनरल मोहसिन रिज़ाई। ये पुराने IRGC के कमांडर हैं, मिलिट्री के कमांडर हैं, और बहुत हार्ड लाइनर माने जाते हैं। उनको नियुक्त कर दिया गया है। तो क्या किया है ईरान ने, एक तो ये पब्लिकली बताया है कि मीटिंग हुई है सुप्रीम लीडर के साथ, एक ये बताया है सबको
कि देखिए मिलिट्री जो है उसमें हमने तब्दीलियाँ करी हैं, उसको हमने और कमांड को ताकतवर किया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि जो अब मिलिट्री है, ईरान की मिलिट्री अभी तक सिर्फ डिफेंसिव एक्शन कर रही थी। मतलब अगर यूएस मिलिट्री कुछ कर रही थी तो वो उसके खिलाफ उतना ही काम कर रही थी। अब कह रहे हैं हम ऑफेंस करेंगे, हम अपना काम भी करेंगे। अब ऑफेंस कहाँ करेंगे सोचिएगा। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ताल्लुक है, जो हम जानते हैं पूरे कब्जे में है ईरान मिलिट्री के, उनकी नेवी के। कुछ काबिलियत वहाँ ऐसी है जिसका उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक, जैसे कि छोटी पनडुब्बी, ब्रिजेट सबमरीन बोलते हैं, जो ईरान की नेवी ने ली थी नॉर्थ कोरिया से, जो पर्शियन गल्फ के में काम करने के लिए परफेक्ट, बहुत बढ़िया है। इससे आप टॉर्पीडो भी फायर कर सकते हैं, मिसाइल्स भी फायर कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। फिर उनके पास ड्रोन्स हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स, जो बिल्कुल साइलेंट है। वो जो दूसरे साइड का सोनार है वो उसकी आवाज़ को नहीं पकड़ पाएगा, उसका भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। फिर देखिएगा उनके पास जो मिसाइल्स हैं, ये तो अमेरिकन भी मान गए हैं, उनकी जो मिसाइल्स हैं लंबी रेंज की, वो एक्यूरेट हो गई हैं। बहुत एक्यूरेट क्यों हो गई हैं? क्योंकि एडवांस्ड मिसाइल्स हैं जो मिड कोर्स, मतलब छोड़ने के बाद अपना रास्ता बदल सकती हैं, करेक्शन अपने आप कर लेती हैं कि मुझे कहाँ जाना है। बहुत स्पीड से जाती हैं, स्पीड है करीबन मैक 7 मैक 8 इस स्पीड से जा रही है। मैक का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड। फिर जो वहाँ पर जो मिसाइल पहुँचेगी, एक तो मान लीजिए इजराइल है, उनके पास इंटरसेप्टर नहीं है, कमी है। और दूसरा उस मिसाइल में क्योंकि वो अपना रास्ता बदल लेती है, कोर्स करेक्शन कर लेती है, वो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उनको इवेड कर देगी, उससे अलग निकल के टारगेट पे जाके हिट कर देगी, वो कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है, जब इतनी उनके पास एक्यूरेट मिसाइल्स है, तो ये जो नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है हॉर्मुज़ पर अमेरिकन ने 13 अप्रैल से, नेवल ब्लॉकेड का मतलब होता है ये लड़ाई है, दिस इज़ वॉर। जब आप नेवल ब्लॉकेड लगाते हैं, अभी तक ईरानियन चुप बैठे थे। क्या ऑफेंस का मतलब है कि अब वो अपनी मिसाइल इन पे दागेगी, जो यहाँ पर इनके बड़े बड़े जहाज है वहाँ पर। अगर 2 जहाज भी उड़ गए, डिस्ट्रॉयर्स उड़ गए यूएस नेवी के, तो आप सोच लीजिए कि क्या इज्जत रहेगी अमेरिकन नेवी की, जो इतनी बड़ी नेवी, ताकतवर नेवी मानी जाती है। फिर ईरानियन ने ये भी कह दिया है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो अंडर सी केबल्स इंटरनेट जा रहा है, अब उसको काट सकते हैं। इंटरनेट कट गया तो जो इंटरनेट जा रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ में, वेस्ट एशिया में, इवन इंडिया में, करीबन 7 केबल्स हैं जो मुंबई जा रही हैं, उस पर आप समझ लीजिए कितना नुकसान हो जाएगा। इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है, आप क्या करिएगा। फिर उसके बाद जो है, आज उनके पास ताकत है कि वो जो है वो डिगो गार्शिया तक हिट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी एक्यूरेट मिसाइल है। डिगो गार्शिया 4000 किलोमीटर है ईरान से लेकर इंडियन ओशन रीजन में। और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि चाइनीज़ ने उनको स्पेस की कैपेबिलिटी बेदू दे रखी है। और बेदू की एक खास बात क्या है, बहुत ही एडवांस्ड है, जीपीएस से जो अमेरिका की है उससे बेहतर है। इसमें होता है जिसको बोलते हैं हम यागोन ऑगमेंटेशन सैटेलाइट्स, जो कि 900 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे काम करता है ज़मीन के ऊपर, जिसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसका सिग्नल बहुत स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग सिग्नल है कि जो अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है या साइबर है, इसमें इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, नुकसान नहीं कर पाएगी। तो इस सिग्नल के थ्रू जो है वो जो लंबी रेंज की मिसाइल्स हैं उनको रास्ता बताया जाता है और वो एक्यूरेसी से अपने टारगेट पे पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज ईरान पूरी तरीके से ताकतवर पोजीशन में है मिलिट्री के मुतालिक। एडवांस्ड मिसाइल्स है, प्रोडक्शन बढ़ी हुई है, और दूसरी तरफ वो जो है सब कुछ कम है, ड्रोन्स हैं, सब कुछ इनके पास है, प्रोडक्शन हो रही है। अच्छा, पर आज भी जो है, जो उनकी फोकस है, जो वो चाहते हैं, जो ईरानी चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है यहाँ से निकले बाहर। अपनी फ़ौजें जो 50,000 फ़ौज उन्होंने वहाँ बैठा रखी है, और कुछ तो हट भी गई है अब गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज़ हैं जीसीसी की, वहाँ से उसको आप निकालिए, जिससे कि हम अपना रीजनल फ्रेमवर्क, जिसमें अहम काम होगा जो मैंने बताया मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का, वो वहाँ पर लाएं। हम अपने मसले खुद सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आप निकलिए यहाँ से।
वो आज भी वही चाहते हैं। इसमें पाकिस्तान का